जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. So today we start a revision class of lecture 3 and lecture 4. तो हमने इसलिए रिवीजन क्लास रखा कि क्योंकि लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4 टाइप्स ऑफ पैराग्राफ होता है. ठीक है, इस पे हमारी प्रैक्टिस सेशन तो रहता है, तो हम उस पर प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, एक एक टाइप पे हम 20 पैराग्राफ्स तक हम प्रैक्टिस करेंगे, तभी वो हमारे मसल मेमोरी में आ जाएगा. ठीक है, तो रिवीजन करना इसीलिए लाजिम था क्योंकि हमने टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स 2 लेक्चर्स में किए. ठीक है, तो ये हमारे लिए लाजिम था कि इसको सम अप करें पूरे डिस्कशन को, पूरे टाइप्स ऑफ पैराग्राफ को, क्योंकि टाइप्स ऑफ पैराग्राफ को एक ही क्लास में पूरा करना नामुमकिन था. ठीक है, वरना किसी काम का वो लेक्चर नहीं रहता. ठीक है, तो इसीलिए हमने उसको 2 सेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट किया. तो आज मैं लेक्चर 3 को 15 मिनट के अंदर अंदर समअप करने की कोशिश करूंगा. जो नए लोग हैं उनको शायद मुश्किल लगे समझने में, बट बिल्कुल भी परेशान ना हो. ठीक है, तो लेक्चर 4 एंड लेक्चर 3 इंशाल्लाह जिन लोगों ने सुना है उनको तो फ़ायदा होगा ही होगा. अगर जिन लोगों ने वो नहीं भी सुना, ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल आसान ज़बान में उनको समझा दूं. ठीक है, वो ये नहीं है कि बस आधे घंटे में पूरा ही करना है. तो अगर टाइम ज़्यादा भी लग जाता है तो इसको हम पूरा करेंगे. ठीक है, तो अच्छे तरीके से पूरा करेंगे. तो हम पैराग्राफ राइटिंग, टाइप्स ऑफ पैराग्राफ, तो हमारा फोकस इस चीज़ पे होगा. ठीक है, और उसके बाद हमारा जो मेन क्लास होगा, आज क्लास 5th है, लेक्चर 5th है हमारा. उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने वो चीज़ जो है थीसिस में मेंशन नहीं की. ठीक है, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन में आ ही जाती है. ठीक है, तो हम थीसिस स्टेटमेंट को करेंगे और कल हम इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन को करेंगे. इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन को हम आज ही कर लेते, बट ड्यू टू रिवीजन सेशन हमने इसको कल के लिए क्या किया है कि एक्सटेंड कर दिया है. ठीक है, तो उसके बाद हमारी आउटलाइन है. तो उसके बाद हम फिर एक रिवीजन सेशन रखेंगे कि पहले दिन से आखिर आउटलाइन तक हमने क्या क्या चीज़ें कवर की. तो उसको 1.5-2 घंटों में इंशाल्लाह उसको हम सम अप करके देन हम टॉपिक्स की तरफ जाएंगे. ठीक है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, थोड़े प्रैक्टिस सेशंस कर लेंगे. ठीक है, तो जब हमारी प्रैक्टिस मजबूत हो जाएगी, ज़्यादा गालिबन हमारी प्रैक्टिस सेशन इन्हीं टॉपिक्स पे होगा, तो फिर हम लॉन्ग ऐसे के ऊपर आएंगे. ठीक है, तो इंशाल्लाह ये 12-13 सेशन अगर 15 सेशंस में होता है तो आपको टाइम देंगे और इस टाइम को कम नहीं करेंगे. ठीक है, तो कमिंग टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स, तो अगर हम उसमें देखें तो टाइप्स ऑफ पैराग्राफ में सबसे पहले ये जो ऊपर वाली स्लाइड्स थी, ये हमने पहले वीडियोस में इनका डिस्कशन हो चुका है. ठीक है, तो आज हम सिर्फ टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स पे ही रहेंगे. ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ पैराग्राफ में हमारे बहुत ही पैराग्राफ के टाइप्स हैं. नैरेटिव पैराग्राफ्स हैं, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स हैं, डेफिनेटिव पैराग्राफ्स हैं, इलस्ट्रेशन और दूसरे एग्जाम्पल्स में हैं, जो आज हम थोड़ा इनको जल्दी जल्दी सम अप करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले नैरेटिव पैराग्राफ क्या करता है, जैसे स्टोरी हम नरेट करने की कोशिश करते हैं तो नैरेटिव पैराग्राफ में हकीकतन वी होता है. तो आप कहेंगे कि हम तो स्टोरी आई वी एंड यू में करते हैं, तो अगर फॉर्मल राइटिंग है, अकेडमिक राइटिंग है, तो फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन को हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं और अपनी स्टोरी को थर्ड पर्सन में डिफाइन करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने इस्लामोफोबिया पे कोई ऐसे लिख रहे हैं, तो आपने बिल्कुल इस्लामोफोब पे कोई एग्जांपल दे दिया. जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मुस्लिम, ये जो जैसे क्राइस्ट चर्च वाला एग्जांपल है, जैसे वहां पे मस्जिद पे अटैक हुआ था, या जिस वे जो एक करीबी 100-200 साल पहले, एक या 200 साल पहले क्या हुआ था कि इंग्लैंड में इन्होंने नंबरिंग की थी कि अगर मुसलमान पर अटैक करेगा तो इससे उसको पॉइंट्स मिलेंगी. ठीक है, तो उसको कत्ल करेगा इतनी पॉइंट्स मिलेंगी, वुमेन के हिजाब पे अटैक करेगा तो इतनी, तो टोटल 2500 या
3000 इन्होंने पॉइंट्स रखी हुई थी। तो कहने का मकसद ये इवेंट क्या था कि इन्होंने एक गेम शुरू कर दी और इस्लामोफोब को इसी तरीके से ये बढ़ा रही थी। या स्केच वाला, गियट विल्डर वाला जो एग्जांपल है, नेदरलैंड जो हालैंड का पॉलिटिशियन है, तो वो वाला, तो आप पूरी कहानी बताएंगे कि ये क्या करे, तो ये थर्ड पर्सन में आप कोशिश करेंगे बताएंगे। तो इसमें मुख्तलिफ टाइम ट्रांजिशंस वगैरह ये हमने पहले स्टडी किया है, तो उनको देखेंगे। तो जाहिर सी बात है, कहानी जब आप बताएंगे तो उसमें सीक्वेंस आर्डर होगा या कोई क्रोनोलॉजिकल आर्डर होगा। सीक्वेंस आर्डर में हम फर्स्ट सेकंड थर्ड नेक्स्ट वगैरह यूज करते हैं। जब क्रोनोलॉजिकल आर्डर होता है या टाइम आर्डर होता है तो हम क्या करते हैं, आफ्टर, आफ्टरवर्ड्स, फर्दर वगैरह, ये हम ट्रांजिशन यूज करते हैं। ट्रांजिशन क्यों यूज करते हैं, तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ये कोहेरेंस मेंटेन करने के, वो लेक्चर नंबर पहले पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला लेक्चर वैसे आधा शेयर है, उसमें ये चीज आ जाएगी, ठीक है। तो आप फर्स्ट पर्सन में तो नरेट कर सकते हैं, पर फॉर्मल राइटिंग में हम क्या करेंगे कि इसको थर्ड पर्सन में करने की कोशिश करेंगे। जल्दी चलने का रीजन ये है कि क्योंकि हमने इनको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल ये है, मैं आपके लिए एक एग्जांपल को थोड़ा रीड कर लेता हूँ, ठीक है, आपके पास इसकी रिकॉर्डिंग में शेयर कर, तो इसीलिए बिल्कुल भी परेशान ना हो, इसकी तस्वीर लेने की कोई फायदा नहीं होगा, जब शेयरिंग हो जाएगा। समझने पे फोकस करें, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल ये देखें, ट्रांजिशन आ गया, तो टाइम ट्रांजिशन है। हिस्टोरिकल एनिमोसिटी बिटवीन इस्लाम एंड द वेस्ट एड्स फ्यूल टू द फ्लेम्स ऑफ इस्लामोफोबिया। अब ये हो गया हमारा टॉपिक सेंटेंस, ऑलरेडी डिस्कस्ड है टॉपिक सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। दिस बिटर फ्यूड हैज क्रिएटेड अ ह्यूज चार्ज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू सिविलाइजेशंस इन पास्ट। अब ये पहले पीछे वाली कहानी बता रहा है, पूरा टाइम ऑर्डर सेट करेगा। इन पास्ट द फोर्सेस ऑफ इस्लाम इन वेस्टर्न एम्पायर्स कन्फ्रंटेड ईच अदर ऑन डिफरेंट ओकेजन्स इंक्लूडिंग बैटल्स इन अंदलसिया, सिसिली, ईस्टर्न यूरोप एंड होली लैंड्स ऑफ पैलेस्टीन ड्यूरिंग द क्रूसेड। उसके बाद कहता है, पास्ट में बात करके कहता है अब उससे थोड़ा आगे फर्दर का देता है, ठीक है। कोलोनाइजेशन ऑफ मुस्लिम लैंड्स बाय वेस्टर्न एम्पायर, उसने काम किया करा, उसने क्या किया, बिटर हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस दी। उसके बाद ये आगे बात को और आगे टाइम फ्रेम में लेके आता है, ठीक है। तो कहता है कि दोस बिटर हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस आर नाउ, पास्ट की बात की, उसको थोड़ा आगे लेके आया, नाउ मतलब इस टाइम पीरियड की बात की, और आगे चलता है। आगे देखें आप, ये आगे चल के ये बात करता है इवन टुडे, पास्ट से लेके आया, थोड़ा आगे आया, फिर नाउ वाले फ्रेम में आया, फिर आज वाले ये दिन पे आ गया। तो आप देखें कि कैसे इसने टाइम, कैसे हमने यहाँ पे टाइम फ्रेम मेंटेन किया है, ठीक है। तो ये पूरी हमने स्टोरी बताई है टाइम ऑर्डर में। तो ये बिल्कुल मैंने अपने एसे से लिया हुआ है, तो ये चीज आप वहां से करेंगे। बाकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर वन बाय वन एक एक डिस्कस करेंगे तो ये हम पूरा नहीं कर पाएंगे रिवीजन सेशन, ठीक है। तो रिवीजन का मतलब ये है कि आपके जो पॉइंट्स अनक्लियर हैं वो क्लियर हो जाएं। बाकी एग्जांपल तो एग्जांपल जैसे ऑलरेडी डिटेल में 1 घंटे से ज्यादा लेक्चर में, एक एक लेक्चर 3 पे, लेक्चर 4 पे, वो उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। डेफिनेशन हम 2 जगहों पे यूज करते हैं, ठीक है। एक तो हमने कहा कि पैराग्राफ का सेकंड सेंटेंस हम ज्यादातर यूज करते हैं फॉर डेफिनेशन, क्योंकि हमने टॉपिक सेंटेंस में कोई ना कोई कीवर्ड यूज किया होता है, तो उसको इमीडिएटली हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दूसरा हम क्या करते हैं कि ऐसे का, अब हम पैराग्राफ राइटिंग पे चल रहे हैं मेन पे, तो हम ऐसे का जो सेकंड पैराग्राफ होता है तो हम उसमें भी क्या करते हैं, डेफिनेशन का पैराग्राफ यूज करते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं, कीवर्ड्स को डिफाइन करते हैं। क्यों हम डिफाइन करते हैं कीवर्ड्स को, वो कीवर्ड्स जो फेमिलियर अनफेमिलियर हो एक तो, और वो कीवर्ड्स जो बज़वर्ड बन चुके हैं, उनकी इतनी मीनिंग्स आ चुकी हैं जो समझ में ही नहीं आता है इसकी रियल मीनिंग क्या है और आप किस मीनिंग को लेके आगे डिस्कशन लेके चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लोबलाइजेशन, तो डिफरेंट इनकी वो है डेफिनेशन से। तो आपने क्या करना है, तो अपने हिसाब से डेफिनेशन डिफाइन करनी है। एग्जामिनर को कहना है कि ये मेरी डेफिनेशन है और मैं इस डेफिनेशन को लेके आगे चलूंगा। जब मैं इस कीवर्ड की बात करूंगा तो वो रिफ्लेक्ट करेगी वो जो मैंने पहले डेफिनेशन को डिस्कस किया हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ वो अनफेमिलियर वर्ड्स जिनके लिए आप चाहते हो कि एग्जामिनर उसके बारे में कुछ जान सके, हो सकता है वो टेक्निकल वर्ड्स हो, इसको ना पता। ठीक है, डेफिनेशन हम सिनोनिम्स के बेस के दे देते हैं। ज्यादातर हम ये दो टेक्निक्स यूज करते हैं, एक फॉर्मल डेफिनेशन, एक एक्सटेंडेड डेफिनेशन। फॉर्मल डेफिनेशन जब हम पैराग्राफ के टॉपिक सेंटेंस की कोई इन शॉर्ट या इन ब्रीफ में डेफिनेशन देते हैं तो ज्यादातर वहां पे यूज होती है। एक्सटेंडेड डेफिनेशन जब हम पूरा पैराग्राफ डेफिनेशन पे लिखते हैं तो वहां पे इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है कि एक पैराग्राफ जरूरी नहीं है कि पूरा ऐसे हम नैरेटिव लिखें या पूरा ऐसे हम डिस्क्रिप्टिव लिखें या पूरा पैराग्राफ हम नैरेटिव लिखें या पूरा पैराग्राफ डिस्क्रिप्टिव लिखें। हम मिक्सअप कर सकते हैं। पिछले लेक्चर जो हमने कल किया था उसमें मैंने आपको काज एंड इफेक्ट एंड दूसरा मिला के दिखाया था कि इस तरीके से मुख्तलिफ वेरियस ये जो डिस्कोर्सेज ऑफ राइटिंग से टाइप्स ऑफ पैराग्राफ से मिलके भी एक पैराग्राफ बना सकते हैं। तो इसमें कोई मसला आपको नहीं होगा। आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखें कि मैंने कहा था अगर टॉपिक सेंटेंस का कोई ये डेफिनेशन दे रहा है तो फॉर्मल डेफिनेशन आएगी, और इसमें हम ज्यादातर कीवर्ड्स इन शॉर्ट एंड इन ब्रीफ यूज करते हैं। वो कंक्लूजन में भी यूज करते हैं, बट यहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं। इन शॉर्ट, सॉफ्ट इमेज की बात की कि एक्चुअली सॉफ्ट इमेज इज एन आउटलुक ऑफ अ कंट्री इन अ ग्लोबल अरीना। In short, it is a set of beliefs and perception that people have about a given country। ठीक है, तो इसकी मैंने डेफिनेशन दी, ये फॉर्मल डेफिनेशन में आ गया। आगे बाकी डिस्कशन है। ठीक है, इसमें भी फॉर्मल डेफिनेशन इस्लामोफोबिया की मैंने, अब ये पूरा पैराग्राफ मैंने इस्लामोफोबिया पे लिखा है, यहाँ पे एक्सटेंडेड डेफिनेशन दी है। तो कहने का मकसद कि एक ही पैराग्राफ में फॉर्मल डेफिनेशन भी आ सकती है, एक्सटेंडेड भी आ सकती है, सिनोनिम भी आ सकते हैं। तो बिल्कुल परेशान, ये क्रिएटिव राइटिंग का पेपर है। ठीक है, पहले बेसिक्स समझ लें, उसके बाद इसमें कोई बॉर्डर्स नहीं है। ठीक है, तो इस्लामोफोबिया इज एन ऑर्गेनाइज्ड हेट्रेड ऑफ मुस्लिम्स। और दूसरी बात, जब भी कोई भी पैराग्राफ बॉडी उसका टॉपिक सेंटेंस आएगा, भले डेफिनेशन पैराग्राफ हो, मैंने टॉपिक सेंटेंस दिया है, तो टॉपिक सेंटेंस स्ट्रक्चर का हिस्सा है, उसको आप चेंज कर ही नहीं सकते कितनी भी क्रिएटिव राइटिंग करें। ठीक है, तो आप बाकी दूसरे बड़े बड़े राइटर्स का देख के अगर कहें कि इसमें तो टॉपिक सेंटेंस नहीं है, वेरियस राइटिंग्स के टाइम हो सकता है बीच में दिया, बट हमने ये मेथड यूज करना है, टॉपिक सेंटेंस, उसके जो सपोर्टिंग डिटेल है, और उसके बाद कंक्लूडिंग सेंटेंस। हमें ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है फ्रॉम द फर्स्ट डे टू द लास्ट डे, इवन बियॉन्ड दैट। इस्लामोफोबिया की मैंने थोड़ी यहाँ डेफिनेशन उसको तोड़ा, एटमोलॉजी। उसके बाद मैंने फोबिया की बताई है डेफिनेशन, डिक्शनरी। इसको पूरा मैंने पैराग्राफ में क्या किया, एक्सटेंडेड डेफिनेशन लिख के लेके गया हूँ। इसकी तरह एक ही सेंटेंस में फॉर्मल डेफिनेशन नहीं थी। तो कहने का मकसद, अगर देखें कि सॉफ्ट इमेज पे पूरा पैराग्राफ भी है, इसमें हमने फॉर्मल डेफिनेशन के साथ एक्सटेंडेड डेफिनेशन भी दी हुई है, तो ये दोनों हो सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या डेफिनेशनल पैराग्राफ्स को टॉपिक सेंटेंस होता है? बिल्कुल होता है उनको टॉपिक सेंटेंस। तो जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि इस्लामोफोबिया इज एन ऑर्गेनाइज्ड हेट्रेड ऑफ मुस्लिम एंड सॉफ्ट इमेज इज एन आउटलुक ऑफ कंट्री इन ग्लोबल अरीना। आप कंक्लूडिंग सेंटेंस इनका देखिए तो आपको समझ आ जाएगा कि ये बिल्कुल टॉपिक सेंटेंस था। कंक्लूडिंग सेंटेंस कैसे बनता है उस पर हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। जो जिन एस्पायरेंट्स ने वो क्लास लिया है तो उनको पता है कि कंक्लूडिंग सेंटेंस कैसे बनता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी। तो अब आते हैं डिस्क्रिप्शन वाले पे। डिस्क्रिप्शन वाले में हम क्या करते हैं? ठीक है, तो वहां पे भी हम ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। कोहेरेंस के लिए जरूरी है कि आप ऑर्डर को मेंटेन करें। ठीक है, सर्टेन राइटिंग के ऑर्डर्स हैं, जैसे हम इंपॉर्टेंस के हिसाब से द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट या लीस्ट इंपॉर्टेंट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट जा सकती है। बट मैं आपको सजेशन दूंगा कि लीस्ट डोमिनेंट या लीस्ट इंपॉर्टेंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ नहीं जाइएगा, क्योंकि आपने इससे पास करना है। आपके एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होगा कि आपकी पहले वो जो है अनइम्पॉर्टेंट चीज इन चीजें देखे और उसके बाद वो टाइम निकाले इंपॉर्टेंट चीजों पे जाए, तो वो कभी जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो आपकी रह जाएंगी। तो वाइस वर्सा जो मैंने लिखा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ से आपने ये टेक्निक फॉलो करनी है। दूसरा, जब आप फीचर्स की बयान करें तो फिर लार्ज फीचर से स्मॉलर फीचर्स की बात करें। जब आप पूरे अर्थ पे आना चाहें तो पहले फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्स से बात करते 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 अर्थ पे आए। ये नहीं है कि यूनिवर्स को बयान करने अगर करना है तो यहाँ से अर्थ से निकले फिर यूनिवर्स, बिल्कुल नहीं। लार्ज फीचर से स्मॉलर फीचर की तरफ आना है। और ये फिजिकल ऑर्डर भी कहते हैं कि दूर से कोई भी अगर आप
कहानी लिख रहे हैं, किसी सीन लिख रहे हैं, तो दूर वाले पॉइंट को पहले लिखें, फिर उसके करीब, फिर आके आके जो बिल्कुल नियरेस्ट है, तो फार टू नियर वाला आर्डर या लेफ्ट टू राइट वाला आर्डर राइटिंग में हमेशा मेंटेन करें। ये चीजें लाजिम हैं, इसीलिए कि जब एग्जामिनर पढ़ेगा तो उसको आइडिया होगा कि आप बिल्कुल छोटी छोटी चीजें भी आपने सोच समझ के लिखी हैं। एक इसमें सोच समझने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक बार इसको एडॉप्ट करेंगे तो वो आपको मसल मेमोरी में आ जाएगी। तो डिस्क्रिप्टिव नैरेटिव से डिफरेंट इसमें है कि ये सेंसरी डिटेल्स देता है, ये ऐसे डिपिक्ट करता है पिक्चर को जैसे कि आपके सेंसेस उस चीज को फील कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को, प्लेसेस को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है कि एक सेंटेंस मैंने लिखा है, इन द विंडो वाज अ फैन, ठीक है, सिंपल सेंटेंस। बट अगर ये इस तरीके से लिखेगा तो इससे फील होगा कि आपके सेंसेस फील कर रहे हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल कैसे, द ब्लेड्स ऑफ द रस्टी विंडो फैन क्लेटर्ड and whirled as they blew out a stream of warm soggy air। अब देखिए यहाँ पे तो डिफरेंट सेंसेस कैसे यूज हुए हैं। साइट का सेंस रस्टी विंडो फैन, हियरिंग क्लेटर्ड, टच वार्म एंड सोगी एयर, तो फील करा रहा है, ठीक है। तो इतनी सेंसरी इसने डिटेल देके हमारे सेंसेस को ऐसे फील करा रहा है कि वाकई ये वार्म एंड सोगी एयर आपको फील हो रही है। तो इस तरीके से ये पूरा मैंने यहाँ पे एक राइटिंग शो की है कि कैसे ये डिस्क्रिप्टिव है। मार्क ट्वेन का ऐसे, तो मार्क ट्वेन के ऐसे आपने लाजिम पढ़नी है, ठीक है। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इसकी स्लाइड्स पे, ठीक है। तो स्लाइड्स आई थिंक पहले ही भी शेयर है, तो ये आप इनको देख लेना। एक दो दिन पहले मैंने शायद शेयर की थी, नहीं भी की तो फिर कर देंगे। उसके बाद हमारा पहला, सबसे पहले नरेशन हो गया, डेफिनेशन हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, अब आता है इलस्ट्रेशन। तो इलस्ट्रेशन पे हम आते हैं। इलस्ट्रेशन में हमने क्या करना है कि हमेशा एग्जांपल्स, ठीक है, देनी है, कोशिश करनी है कि बाय एग्जांपल जो हमारे इंस्टेंसेस हैं उनके थ्रू अपने टॉपिक सेंटेंस को, अपने थीसिस को प्रूफ करने की कोशिश करें। जो भी डिटेल दें उनमें एग्जांपल्स हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल एग्जांपल्स क्या करते हैं, वो एक परसुएशन का रोल प्ले करते हैं, ठीक है। आपको वो डिटेल प्रोवाइड, स्टेटिस्टिक्स देते हैं कि ये चीजें ऐसे होती है, वैसे होती हैं, तो आपको अंदाजा हो जाता है। अब मैं आपको इसका दिखाता हूँ एग्जांपल। जैसे मैंने ये टॉपिक सेंटेंस लिखा है कि इन अ सिमिलर फैशन lack of standardized education promotes violence, intolerance and sadism in society, ठीक है। अब देखें कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है किसी, visualizing the current scenario of world, it is evident that where literacy rate is high there is a peace, harmony and respect for law। अब एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है कि for instance, a study released by Central Connecticut State University in 2016, which found Scandinavian countries as the most literate on earth. Similarly, another research published in same year that showed the crime rate of one of the Scandinavian countries, Finland, was 1.28 per 1 lakh people. अब दोनों एग्जांपल आ गए, अब दोनों का मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। The both researches establish an outstanding contrast and show a remarkable relation of trade-off between लिटरेसी रेट एंड क्राइम रेट। ट्रेड ऑफ का मतलब एक चीज बढ़ेगी दूसरी कम होगी, लिटरेसी रेट बढ़ेगी, क्राइम रेट इंक्रीज होगा, लिटरेसी रेट कम होगा, क्राइम रेट बढ़ेगा, ठीक है। तो अब आप देखें एग्जांपल दिए, अब ये इलस्ट्रेशन बाय एग्जांपल भी है और कंपेयर एंड कंट्रास्ट जब हम स्टडी करेंगे तो ये उसमें भी आ जाता। और टॉपिक सेंटेंस या आर्गुमेंटेशन जब हम स्टडी करेंगे तो ये एग्जांपल आ जाएगा। इसमें 3 टेक्निक्स यूज की है पैराग्राफ की। अभी आप सिर्फ इलस्ट्रेशन को समझे, आखिर में देख लेंगे कि 3 टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो आप देखिए कि likewise Muslims should unite under the single umbrella। Currently, according to the World Demographic Report, there are almost 1.8 billion Muslims वगैरह। तो देखें कि एग्जाम्पल से मैं लेके आगे आ रहा हूँ कि मुस्लिम अगर यूनाइट होंगे तो क्या क्या होगा, इतने मुस्लिम्स हैं, ठीक है। तो ये चीज आ गई। उसके बाद हम आते हैं प्रोसेस एनालिसिस पे, ठीक है। तो प्रोसेस एनालिसिस हमारा लेक्चर नंबर 4 था, तो हम उस पे आते हैं। तो लेक्चर नंबर 4 हम क्या करते हैं, ओपन करने की कोशिश करते हैं।
आई होप के आपको स्क्रीन विजिबल होगी, अगर विजिबल है तो काइंडली चैट बॉक्स में बताएं। अगर कोई जिसको भी नेट का अगर इशू आ रहा है, ठीक है, तो वो ये मैं लेक्चर वैसे भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो वैसे पर्पस तो वो सर्व नहीं करेगा, बट फिर भी आपको बेनिफिट हो ही जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये वो हो गया हमारा लेक्चर 3। अब आते हैं हम अपने लेक्चर 4 पे, ठीक है। तो ये इतने आसान भी नहीं है, इतने मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि आप इन पे कमांड नहीं हासिल कर सकते। मैं आपको गारंटी देता हूँ ये आपकी मसल मेमोरी में आ सकते हैं, बट ये इतने आसान भी नहीं है कि आप समझें कि बस हमने लेक्चर सुन लिया तो हम लिख लेंगे, नहीं। जो इनकी प्रैक्टिस करेगा, जो लॉन्ग एसेस लिखेगा, वो क्या करेगा, वो अपने मेमोरी में इसको लेके आएगा, फिर उसको जरूरत ही नहीं है इधर उधर झांकने की। तो यहाँ पे आप सुन लें, आप फिर इनको अपनी प्रैक्टिस में लाएं। अब आते हैं प्रोसेस एनालिसिस पे। हमने नरेशन देखा, नरेशन क्या करता है कि वो बताता है व्हाट हैपेंस, इवेंट को क्या करता है, डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है। काज एंड इफेक्ट हम जब पढ़ेंगे तो वो बताता है कि व्हाई इट हैपेन, व्हाट आर द कासेस, तो उसको काज एंड इफेक्ट पे डिस्कस करते हैं। अब आते हैं प्रोसेस एनालिसिस पे। प्रोसेस एनालिसिस एक्सप्लेन करता है, ठीक है, कि ये चीज कैसे हो रही है और कैसे होगी यहाँ। अब आप सोचेंगे कि प्रोसेस एनालिसिस हम कहाँ यूज करेंगे, ये ज्यादातर इसकी जगह होती है सॉल्यूशन में। जब आप सॉल्यूशन देते हैं, फॉर एग्जांपल के फॉर एग्जांपल इस्लामोफोबिया आप इस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रू इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम दी जाए तो वो कैसे दी जाएगी आप बताएंगे। पाकिस्तान को सॉफ्ट इमेज को प्रमोट करना चाहिए, कैसे किया जाए वो आप बताएंगे, ठीक है। यहाँ पाकिस्तान को क्या करना, क्लाइमेट चेंज के लिए पाकिस्तान को ये स्टेप्स लेने चाहिए। या वाटर क्राइसिस है पाकिस्तान में, फॉर एग्जांपल थर में, तो आप कहेंगे कि छोटे छोटे पॉन्ड्स बनाएं, उनमें पानी स्टोर करें, इन मंथ्स में पानी आता है वहां पे पानी स्टोर करें, फिर लोकल लोगों को वहां से पानी भरने दें, उनको फिल्टर के प्रोसेस वगैरह कैसे करके वो पानी के हिसाब से मिल सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, अब जब सॉल्यूशन देंगे या तो आप प्रोसेस बताएंगे या किस कहीं पे कोई टेक्निक इस्तेमाल हुई है, फॉर एग्जांपल नाइजीरिया में, कि ऐसी कोई टेक्निक जो वाटर क्राइसिस को मिटिगेट करने के लिए, वो आप कॉपी पेस्ट बता देंगे, या आप पूरा प्रोसेस बताएंगे अगर आप अपनी क्रिएटिव कोई चीज बता रहे हैं तो, ठीक है। तो प्रोसेस एनालिसिस में हम दो चीजें आ जाती हैं, ठीक है, एक डायरेक्शनल होती है, एक इंफॉर्मेशनल होती है, ठीक है। डायरेक्शनल जैसे उसमें आपको डायरेक्शन बताता है, जैसे हम कोई कॉफी का साशे ले लें तो उस पर होगा कि कैसे बनाई जाएगी, ठीक है, या कोई मैनुअल दे दें देख लें, तो ये डायरेक्शनल होता है। बट हम ज्यादातर सीएसएस के ऐसे में हम क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन का जो पार्ट है प्रोसेस एनालिसिस वाला वो देखती है। फॉर एग्जाम्पल ये डायरेक्शनल आप थोड़ा देख लें कि ये स्टैंड बिहाइंड द विक्टिम, wrap your arms around the victim's waist and make a fist. Place the thumb side of your fist against the victim's upper abdomen, below the rib cage and above the navel. तो ये बयान कर रहा है कि ये कैसे कैसे वर्स्ट के सिनारियो के साथ आप सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है, या किसी की हेल्प कर सकते हैं। तो ये चीज है। तो ये हो गया डायरेक्शनल। हम क्या देखेंगे कि इंफॉर्मेशनल टाइप, कि इंफॉर्मेशनल में ज्यादातर हमारा काम इंफॉर्मेशनल टाइप पे ही आएगा। तो उस पे आते हैं सबसे पहले। तो इंफॉर्मेशनल टाइप में आप देखें कि वो चीज ये डिस्कस करेगा कि हाउ समथिंग वर्क्स, हाउ समथिंग इज मेड, ठीक है, हाउ समथिंग अकर्स। तो इसमें एग्जांपल्स पे हम देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम आप देखें कि हाउ द ह्यूमन हेड फंक्शंस, हाउ एटॉमिक बम वर्क्स, हाउ हेलस्टोन्स आर फॉर्म, हाउ ग्लोबल वार्मिंग इज अकरिंग, ठीक है, वो उसका प्रोसेस बताएं कि क्यों हो रही है, ठीक है, हाउ टू मिटिगेट ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ये चीजें आप बताएंगे, ठीक है, हाउ ओजोन ओजोन लेयर इज बीइंग डिप्लीटेड वगैरह वगैरह। तो इसमें भी हम ट्रांजिशनल वर्ड्स, ये फर्स्ट सेकंड या फर्स्ट नेक्स्ट आफ्टर वगैरह ये यूज करते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये वर्ड यूज कर रहा है कि किसी मेन वेरिएबल का, आज हम थीसिस का जो पढ़ेंगे वेरिएबल एंड एस्पेक्ट की बात आ जाएगी। तो ये मेन वेरिएबल की जो बात हो रही है, ठीक है। तो
ये आ रही है कि ये शो कर रहा है कि ये पहला पैराग्राफ, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मुस्लिम्स इज टू सेट देयर होम राइट। ठीक है, द मुस्लिम्स, अब ये बताएगा कि मुसलमान अपने घर को कैसे सेट करें। द मुस्लिम्स शुड टेक मेजर्स, ठीक है, लाइक ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, and promoting counter narratives from their soil to avoid rise of Islamophobia. Further, branding of terrorism with Islam augments Islamophobia. Further, Muslims should take measures to nip the evil of Islamophobia in the bud by countering radicalization and extremism. ये ट्रांजिशन भी यूज कर रहा है, ठीक। फर्दर, थ्रू इंटेलेक्चुअल डिबेट्स Muslims should win the hearts and minds of people, and the injunctions of Islam should be praised to show, should be practiced to show the humble and benign image of Islam, वगैरह वगैरह आगे बात, ठीक है। Thus these practices would check Islamophobia। तो ये पूरा प्रोसेस बता रहा है कि हम इस्लामोफोबिया को कैसे खत्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बिल पास होने का इसने स्टेप वाइज प्रोसेस बताया, 1 2 3, कैसे कौन कौन से मराइल से ये गुजरेगा और कैसे बिल पास होगा। तो इसी तरीके से ये एक और पैराग्राफ है, इंट्रोडक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक नॉर्म्स वुड एनहांस पाकिस्तान सॉफ्ट इमेज। ये पूरा बता रहा है कि ये कैसे होगा, ठीक है। अब इस पैराग्राफ को आप खुद स्टडी करना है, इसमें प्रोसेस एंड डिस्क्रिप्शन दोनों दिए गए हैं। आते हैं कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट। हमेशा कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट उन्हीं चीजों का होता है। कंपैरिजन होता है दो डिफरेंट चीजों का जिनमें सिमिलरिटीज हो, कंट्रास्ट होता है उन दो सिमिलर चीजों का जिनमें डिफरेंसेस हो। तो ये ज्यादातर एक दूसरे के साथ ही होता है। जैसे मैंने वो वायलेंस वाला और कनेक्टिकट स्टेट यूनिवर्सिटी वाला और स्कैंडिनेवियन वाला ये आपको रिपोर्ट दिखाई, तो वहां पे जैसे कंपेयर एंड कंट्रास्ट हमने किया हुआ था, ठीक है। तो कंपेयर एंड कंट्रास्ट का पर्पस यही होता है कि जो अनफेमिलियर चीजें हैं उनको फेमिलियर चीजों के साथ कंपेयर करके उनके बारे में क्लियरिटी दे दें, ठीक है। यहाँ कोई अनफेमिलियर चीज है उसको और क्लियरली बयान कर दी और उसको अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करें जिनके बारे में आपको ऑडियंस को इतनी नॉलेज ना हो, बट आप जिस टॉपिक पे उसको नॉलेज है उसके साथ कंपेयर करके आप बता दें कि अब ये इस लेवल की चीज है या इस तरीके से इसको आप अंडरस्टैंड करें, ठीक है। इसी पर्पस के लिए हम कंपेयर एंड कंट्रास्ट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है और बहुत फेवरेट है मेरी और बहुत फायदा देती है। आपका आर्गुमेंट फटाफट जल्दी प्रूव हो जाता है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट को थोड़ा मैं डिटेल से देखूंगा ताकि आपको फायदा। पॉइंट बाय पॉइंट के मेथड से, दूसरा सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट मेथड से। पॉइंट बाय पॉइंट को हम 1 to 1 या सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट को 1 and 1 या इसको हम 1 साइड एट अ टाइम भी कहते हैं। अब ये क्या है पॉइंट टू पॉइंट एंड 1 to 1। पॉइंट टू पॉइंट में हम क्या करते हैं, दो सब्जेक्ट्स जो एक को कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर रहे हैं दोनों को साथ लेके चलते हैं, ठीक है। इनके टॉपिक सेंटेंस में दोनों सब्जेक्ट्स होते हैं, वो तो हर कंपेयर एंड कंट्रास्ट में होंगे। हर टॉपिक सेंटेंस में, हर कंक्लूडिंग सेंटेंस में ज्यादातर 90% चांसेस है कि दोनों होंगे, ठीक है। दूसरी चीज ये कि हम क्या करेंगे कि इसमें इंटेंशन भी बताएंगे, क्लियर भी करेंगे उसको, और हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों को क्या करें, एक एक पॉइंट कंपेयर करते, दूसरी पॉइंट कंपेयर करते, तीसरी, एक एक पॉइंट मतलब कंपेयर करनी है पॉइंट बाय पॉइंट। कंपैरिजन ऑफ कराची एंड लाहौर की अगर हम बात करें, जब हम ऐसे लिखेंगे तो इनका हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन करेंगे। कैसे, अगर कराची के क्लाइमेट को बयान करें तो उसके बाद इमीडिएटली हम लाहौर के क्लाइमेट को, कराची के पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसके बाद इमीडिएटली हम लाहौर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, थर्ड पे टूरिस्ट अट्रैक्शंस ऑफ कराची, उसके बाद इमीडिएटली लाहौर के, इसी तरह अकोमोडेशंस इन कराची, उसके बाद इमीडिएटली इन लाहौर। तो ये पॉइंट बाय पॉइंट या 1 to 1 मेथड है। अगर हम इसको सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट के हिसाब से देखें तो पहले हम क्या करेंगे, कराची के क्लाइमेट को, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म एंड टूरिस्ट अट्रैक्शंस एंड अकोमोडेशंस को हम बयान करें। उसके बाद हम क्या करेंगे, लाहौर के क्लाइमेट को डिफाइन करेंगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन, टूरिस्ट एंड अकोमोडेशन को। ये हो गया कि पहले आपने वो उसको बयान कर दिया, उसके बाद ही एक वर्टिकल कंपैरिजन करेंगे। तो ये सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कंपैरिजन है। तो ये मेरा एग्जांपल है, आप देख लें, थोड़ा मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ।
Although India and Pakistan got independence on the same occasion, yet India became the largest democracy of the world and Pakistan is struggling. मैंने कहा कि दोनों सब्जेक्ट्स का जिक्र होगा, पाकिस्तान एंड इंडिया का दोनों का जिक्र हो रहा है, ठीक है। तो टॉपिक सेंटेंस में भी होगा, इसी तरह कंक्लूडिंग सेंटेंस में भी होना चाहिए। अब ये देखें कौन सा हमने मेथड यूज किया है, इस तरफ ना देखें, हम खुद ही डिटरमिन करने की कोशिश कर सकते हैं। फर्स्ट रीजन इज दैट Nehru, one of the founding fathers of India, ruled over it for almost 17 years with adumbrated and defined vision. On the other hand, अब ये शो कर रहा है कि अब कोई दूसरी बात डिफरेंट आ रही है। On the other hand, the early demise of Quaid-e-Azam created a leadership vacuum and symbolic situation in the political landscape of the country. मतलब ये पहले हमने इंडिया की बात की, फिर पाकिस्तान की। सेकंड, इंडिया एडॉप्ट, फिर हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, फिर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, इसी तरह हमने 1 बाय 1 कंपैरिजन किया। अब ये पूरा, अब यहाँ पे 1 and 1 जो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट है, अगर आप इसमें देखें कि प्राइवेट स्कूल्स वर्सेस गवर्नमेंट स्कूल, पहले हमने प्राइवेट स्कूल का यहाँ तक जिक्र करेंगे, ठीक है। द फ्यूचर ऑफ चाइल्ड इज सेफगार्डेड इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस नॉट इन गवर्नमेंट रन स्कूल, दोनों सब्जेक्ट्स की जिक्र हो गया टॉपिक सेंटेंस में। इनफैक्ट ये सेकंड सेंटेंस का हमने रीस्टेटमेंट वाला टाइप स्टडी किया हुआ है, तो फिर अगेन जिन लोगों ने सुना है तो उनके लिए कि ये रीस्टेटमेंट है। उसके बाद आते हैं हम क्या करते हैं कि यहाँ तक हम बिल्कुल आते हैं, यहाँ तक प्राइवेट स्कूल की तारीफ में बयान, उसके बाद हम गवर्नमेंट रन स्कूल्स की कोताहियां बयान करते हैं। मतलब पहले हमने इस सब्जेक्ट को डिस्कस किया, उसके बाद हमने दूसरे सब्जेक्ट को डिस्कस किया। ये 1 and 1 मेथड है। इसी तरीके से सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट के दूसरे एग्जांपल्स में तो ये आप देख लेना, ठीक है, ये आपके साथ शेयर होगा। अब आते हैं, ठीक है, हम काज एंड इफेक्ट की तरफ आते हैं। काज एंड इफेक्ट लाइक कंपेयर एंड कंट्रास्ट और वाइडली यूज्ड इन एसे राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसे इस्लामोफोबिया, तो उसमें आप काजिस पे लिखेंगे, उसमें इफेक्ट्स पे लिखेंगे। तो काजिस क्या बताता है कि उसका अगर हम देखें कि ये क्यों हो रहा है, और इफेक्ट में देखते हैं अगर ये हो रहा है तो इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, अगर ऐसे होगा तो इसके इम्पैक्ट कैसे होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल काजिस ऑफ 1991, breakup of former Soviet Union, effects of institutional decay, why do audiences love superhero movies, causes, what are the consequences, impacts, effects of too much population, ठीक है। तो ये चीजें आ गई। अब देखें यहाँ पे एग्जांपल, what are the culprit factors behind the rising Islamophobia, ये क्या है, काज है, ठीक है। फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द अबव चैलेंजेस, मतलब इन पे मल्टीपल पैराग्राफ्स आप लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक पूरा पैराग्राफ इस पे लिखा हुआ है, तो आप देखें कि ये चीज जो है तो पूरा पूरा मेन वेरिएबल इन पे आ जाता है काज एंड इफेक्ट में, ठीक है। इसी तरह इफेक्ट, व्हाट आर द हॉरेंडियस रिपरकशंस ऑफ राइजिंग इस्लामोफोबिया, उन पे एक पैराग्राफ आ गया, ठीक है। मल्टीपल पैराग्राफ्स हमने आउटलाइन में इन पे लिखे। तो कहने का मकसद कि बहुत सारे आ जाते हैं। डिवाइड एंड क्लासिफिकेशन, इसके अलावा भी हमारा कोई चारा नहीं, ये टेक्निक बहुत यूज होती है दूसरों के साथ, ठीक है, जो हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं। तो इनमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को क्लासीफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। यहाँ पे जैसे मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ लीवर का, एवरी लीवर हैज वन फिक्स पॉइंट कॉल्ड द फल्क्रम एंड इज एक्टेड ऑन बाय टू फोर्सेस, द एफर्ट एंड द वेट। डिवाइड किया, लीवर्स वर्क अकॉर्डिंग टू सिंपल फार्मूला, द एफर्ट multiplied by distance, its distance from the fulcrum, equal the weight multiplied by its distance from the fulcrum. Thus 2 pounds of effort exerted at a distance of 4 feet from the fulcrum will raise 8 pounds located on the foot from the fulcrum. इसके बाद हमने क्लासिफाई किया है, देखिए कैसे, 3 types of lever conventionally, first kind, second kind, third kind। लीवर्स ऑफ फर्स्ट काइंड को डिस्क्राइब किया है, उसके एग्जांपल दिए हैं। लीवर्स ऑफ सेकंड टाइप को डिस्क्राइब किया है, उनको एग्जांपल्स दिए हैं। इसी तरह लीवर्स ऑफ थर्ड टाइप को हमने डिस्क्राइब किया है विद एग्जांपल। तो ये क्लासिफिकेशन होगी। इसी तरह आर्गुमेंटेटिव एंड परसुएसिव या आर्गुमेंटेशन परसुएशन, इसके अलावा तो मुमकिन ही नहीं है। आज का मैं आपके साथ केपीके का इंग्लिश ऐसे डिस्कस करूंगा। तो मैंने आपको कहा था कि ऐसे 3 टाइप्स के आते हैं, डिस्क्रिप्टिव, सॉरी प्रॉब्लमेटिक या इशू बेस्ड, आर्गुमेंटेटिव एंड कोटेशन वाले, या जो फिलोसॉफिकल। ज्यादा मुश्किल आता है तो ये इन तीनों में से 2 दे देता है, एक तो फिलोसॉफिकल कंपलसरी दे देता है कोटेशन बेस्ड, दूसरा ज्यादातर आर्गुमेंटेटिव बेस्ड।
या कोई इश्यू बेस्ड एक दो दे दिया। तो आज वाला हम इसे डिस्कस करेंगे जब थीसिस का स्लाइड्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। आर्गुमेंटेटिव में हम क्या करते हैं कि कोई इमोशनल बातें, ठीक है, आर्गुमेंट को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, परस्यूट करते हैं जो बायसेस हैं हमारे। फॉर एग्जांपल आप कोई किसी चीज को जिक्र कर रहे हैं, वाटर क्राइसिस को, तो आप पाकिस्तान के वाटर क्राइसिस का एग्जांपल दे दें, ठीक है। क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स पे बात करते हैं तो अभी ये फ्लड का एग्जांपल देते हैं, तो बंदा क्या होगा, थोड़ा इमोशनली वो इसमें आ जाएगा कि बिल्कुल ये मसला है, जब वो इधर उधर अपने पास ये चीजें देखता है, ठीक है। तो ये चीजें वो पहले हमने इसे डिस्कस किया था, मैंने आपको कहा था कि आगे आएगा। इन सिमिलर फैशन लेक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड एजुकेशन प्रोमोट्स वायलेंस, इंटॉलरेंस एंड सैडिज्म इन सोसाइटी। आर्गुमेंटेशन सबसे मुश्किल है, क्योंकि आपने आर्गुमेंट को कन्फ्रंट करना होता है, प्रूव करना होता है। वैसे ही बहस बड़ा मुश्किल होता है, तो दूसरे को कायल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसमें हमने रिपोर्ट्स का एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशन वाला भी यूज किया, पैराग्राफ टेक्निक। उसके बाद उन इलस्ट्रेशन के थ्रू कंपेयर एंड कंट्रास्ट हमने हेल्प ली हुई है। तो आर्गुमेंटेशन भी हो गई, इलस्ट्रेशन भी हो गई, और हमारी कंपेयर एंड कंट्रास्ट भी हो गई। और इसमें अगर हम बड़े एडजेक्टिव्स यूज करते, सेंसरी डिटेल्स देते, तो डिस्क्रिप्टिव पे आ जाती। तो ये चीजें आ गई। तो ये हो गया हमारा लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4 की हमारी रिवीजन होगी। तो अभी इसके साथ साथ हम थीसिस स्टेटमेंट पे आते हैं, ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक है। तो ये हो गया रिवीजन यहाँ पे पूरा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने जिस तरीके से हम इन पे जल्दबाजी किए, तो थीसिस पे हम बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। तो थीसिस समझेंगे ही, तभी कोई ना कोई हमें चीज समझ में आ जाएगी। आई होप कि आपको कुछ आइडिया हो गया होगा, क्योंकि ना होने से कुछ होना बेहतर है। क्योंकि लेक्चर 3 1 घंटे में हुआ, लेक्चर 4 1 और 1.25 घंटे में हुआ, तो जाहिर सी बात है 15-20 मिनट में हमने, मेरी कोशिश थी कि इनको आधे घंटे में पूरा करूं, बट फिर भी 40 मिनट इसमें लगेगी। तो ये चीज़ें इतनी आसान भी हैं कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, वो थोड़ी मुश्किल भी हैं, आपको प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आज हम आते हैं अपने ये जो है थीसिस स्टेटमेंट पे, ठीक। तो थीसिस स्टेटमेंट को हम अगर देखें तो ये ऐसे का बिल्कुल हमारा क्या है, कंट्रोलिंग, जैसे टॉपिक सेंटेंस में कंट्रोलिंग आइडिया हमने पढ़ा हुआ है, तो इसी तरीके से ये हमारा कंट्रोलिंग आइडिया है, ठीक है। तो हम आज इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन से पहले हम क्या करेंगे, थीसिस स्टेटमेंट को देखेंगे। थीसिस स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो आपका स्टैंस होता है, ठीक है। कैसे स्टैंस होता है आपका, जो आपने बात करनी है ऐसे में, जो आपने मौकिफ लेना है ऐसे में, वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट होती है। अब बेस्ट थीसिस स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए, उस पे आज का हमारा लेक्चर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये अगर आप देखें कि ये पिवट है, इस पे अगर कोई हम बाल रख लेते हैं, अगर उसका हमने बैलेंस मेंटेन किया है, तो ये बाल इस पे होगा। अगर थोड़ी भी टिल्ट चेंज होगी, ठीक है, टिल्ट आएगा इसमें या डिग्री का चेंज आएगा, तो ये बाल इस तरफ गिर जाएगा या उस तरफ गिर जाएगा। ये ऐसे समझ लो कि आपका ऐसे है, और इतनी नाजुक सूरत हाल में, और इसका बैलेंस इस पिवट के हाथ में, ये पिवट आपकी क्या है, थीसिस स्टेटमेंट है, ठीक है। तो बिल्कुल भी इसको हल्का नहीं लेना। अगर कोई करे तो थीसिस नहीं लेने की जरूरत, भाई वो स्टांस होता है। वो क्यों, वो हो सकता है वो खुद अवॉइड कर रहा हो, कि क्योंकि थीसिस स्टेटमेंट समझाना सबसे मुश्किल औखा काम है, ठीक है। एवरी थीसिस स्टेटमेंट इज एन आंसर टू अ क्वेश्चन, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन कौन सा है, इससे है, ठीक है। पोटेंशियल ऑफ टूरिज्म, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। आप इसमें अपनी स्टांस देंगे कि अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है या चैलेंजेस ज्यादा है, या इसको हम कैसे आगे ले सकते हैं, ठीक है। इट इज वंस स्टांस ऑन द टॉपिक, आपका ये मौकिफ होता है, ठीक है। और ये ऐसे का मेन और कंट्रोलिंग आइडिया होता है। और आपका ऐसे कहाँ तक होगा, टॉपिक तो आ गया, उसकी कोई आपके पास बाउंड्री नहीं है, ठीक है। टॉपिक तो बहुत जनरल है, तो आपने उस एरिया के अंदर उसका स्कोप डिफाइन किया कि मुझे इस एरिया के अंदर रह के
अपना ऐसे को डिफाइन करना है। अब ये स्कोप आपका कौन डिफाइन करता है? ये स्कोप आपका थीसिस स्टेटमेंट डिफाइन करता है, ठीक है। द थीसिस स्टेटमेंट इज often expressed in one or two sentence statement। एक या दो सेंटेंस में स्टेटमेंट में होती है, बट आप कोशिश करें कि एक स्टेटमेंट, एक सेंटेंस में आपकी स्टेटमेंट हो। अब इस फिगर को देखें, आपको ऐसे की जो थीसिस स्टेटमेंट है उसकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल समझ में आ जाएगी। कैसे? ये आपका जो सेंटर है, कोर है, ये आपका थीसिस है, ठीक है। और ये जो है आपके, ये मेन वेरिएबल्स हैं या एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। वो कौन से वेरिएबल्स हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको दिखाया कि फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल, ठीक है, वगैरह वगैरह। व्हाट आर द हॉरेंडस इम्प्लीकेशन, जिनमें मुख्तलिफ पैराग्राफ्स हैं। और जो सब वेरिएबल्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। एक एक पैराग्राफ की जो आउटलाइन है, ठीक। अब ये क्या करते हैं, ये इसके गिर्द घूमती है, ठीक है, पूरी थीसिस के। ये इसके मेन वेरिएबल पे और इसके सब एस्पेक्ट, ये जितना भी आगे जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये इसके इर्द गिर्द ही घूमने चाहिए। अगर कहीं पे भी ये लिंक मिसिंग हो गई तो आप समझें कि आपके जो एसे का स्कोप था, जो आपको इस अंदर रहना था, अब बिल्कुल बाहर चले गए और आप इररिलेवेंट बन गए। तो thesis statement, the most important point a student or a candidate always make about his or her topic। ये जनरल देन टॉपिक स्टेटमेंट्स होती हैं, आइडियाज होती हैं, ठीक है। बट टू जनरल भी नहीं लिखनी एंड टू स्पेसिफिक भी नहीं लिखनी, क्योंकि आपको इस पे एक पैराग्राफ तो लिखना नहीं, आपको मल्टीपल पैराग्राफ्स लिखने। इतनी तो आप थोड़ी जनरल लिखें कि आप इस पे कुछ लिख सकते। और ये थीसिस स्टेटमेंट क्वेश्चन फॉर्म में नहीं होती। मैंने आपको बताया था कि टॉपिक सेंटेंस क्या क्वेश्चन फॉर्म में हो सकता है? मैंने कहा था कि टेक्निकली नहीं होता, क्योंकि वो भी आपका मौकिफ होता है छोटे बुनियाद पे, एक पैराग्राफ पे। बट इमीडिएटली आप द टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, वो आपका टॉपिक सेंटेंस बन जाता है। वो आप क्वेश्चन के बाद इमीडिएटली जो सेकंड सेंटेंस होता है वो यूजुअली आपका टॉपिक सेंटेंस होता है। बट क्या कहते हैं कि हम क्वेश्चन फॉर्म में फर्स्ट सेंटेंस दे देते हैं, अलाउ है कि आप दे सकते हैं फर्स्ट सेंटेंस क्वेश्चन। तो हम क्या समझते हैं कि ये क्वेश्चन फॉर्म में ये हमारा टॉपिक सेंटेंस है, इसीलिए हम कह देते हैं कि ये जो फर्स्ट सेंटेंस है टॉपिक सेंटेंस ही होता है, ये क्वेश्चन फॉर्म में हम टॉपिक सेंटेंस दे देते हैं। तो आप आम जुबान में तो कह सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं, बट टेक्निकली अगर उस टेक्निक के बुनियाद पे आएंगे तो वो क्वेश्चन फॉर्म में नहीं हो सकता, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप देखें, थीस जैसे वहां पे गुंजाइश थी कि फर्स्ट सेंटेंस आप क्वेश्चन फॉर्म में दे सकते हैं, यहाँ पे तो ये गुंजाइश भी नहीं है कि थीसिस स्टेटमेंट की जगह पे कोई क्वेश्चन फॉर्म में कोई ऐसी चीज दे भी सकते हैं। मतलब यहाँ पे तो क्लियर डायरेक्शंस हैं कि थीसिस स्टेटमेंट हमेशा असर्टिव होगी, क्वेश्चन फॉर्म में नहीं होगी, क्योंकि आपका मौकिफ है, सवाल पे आपको जवाब देना है, सवाल पे सवाल नहीं करना, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग मिथ है या रियलिटी है, तो आप कहेंगे कि एक स्टांस लेना है कि रियलिटी है या मिथ है, दोनों में से लें, ठीक है। ये नहीं है कि आप उस पर क्वेश्चन करेंगे ये मिथ क्यों लेते हैं, ठीक है, या वो रियलिटी क्यों लेते हैं, ठीक है। या ये करना शुरू करें कि आप क्यों नहीं मिथ इसको समझते, ठीक है, या क्यों नहीं रियलिटी समझते। तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन नहीं करनी थीसिस स्टेटमेंट। और ये हमेशा हम क्या करते हैं, क्लेम होता है हमारा मेड अबाउट ए डिबेटेबल इशू, जिसपे हम डिबेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमेशा एविडेंस के थ्रू सपोर्ट करते हैं, ठीक है। थीसिस स्टेटमेंट इतनी भी सिंपल नहीं हो कि वो डिबेट ही ना हो सके, ठीक है। आगे हम इनको देखते हैं। अब ये मैंने आपको बात बताया कि रिलीवेंस है, एक हमने चार्ट भी जिक्र किया था, वो आगे आ रहा है। अगर यहाँ से थीसिस स्टेटमेंट ने ये स्कोप डिफाइन किया, अगर आपने वो कनेक्शन जो मैंने आपको पहले वाली दिखाई थी, अगर ये आपने तोड़ दी, ये जो है, तो आपने इस दायरे से दूर चले जाना है और आप बिल्कुल इररिलेवेंट बन जाना। जो पहले लेक्चर में आपको मैंने ये तस्वीर दिखाई थी कि रिलीवेंस एंड मार्क्स का ये चोली दामन का साथ होता है। जितनी 100% हम रिलीवेंस एक्सपेक्ट करते हैं आइडियली, ठीक है, इसी तरह 100 मार्क्स होती है। जितनी आपकी रिलीवेंस होगी, आपकी रिलीवेंस यहाँ पे होगी तो आपकी मार्क्स यहाँ पे होगी, आपकी रिलीवेंस यहाँ पे होगी तो आपकी मार्क्स यहाँ पे होगी। तो 40 मार्क्स अगर यहाँ पे, ठीक है, ऐसे के पास होने की, तो रिलीवेंस आपकी बिल्कुल यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है।
तभी आप जो है 40 मार्क्स लेके इसे पास कर सकते हैं, ठीक है। तो अदरवाइज ये तो नीचे आप फेल हैं, ऊपर आप पास हैं। तो अगर आपकी रिलीवेंस ये 80 to 90% होगी, तो हो सकता है 80 से भी ना हो काम 90%, तो रिलीवेंस तो आपको मेंटेन करनी है, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में लिखते जाएं, ठीक है, मैं आखिर में आंसर कर दूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल ये है कि अगर हम थीसिस सिंपल दे दें, द टॉपिक साइन इज रेड, द स्टॉप साइन इज रेड, ठीक है। ये तो टॉपिक सेंटेंस में हम ऐसे ही नहीं लिखते कि थोड़ा हमने पैराग्राफ लिखना है, थोड़ी डिस्कशन तो कर सके। तो थीसिस स्टेटमेंट इतनी सिंपल कैसे हो सकती है? तो इस पे तो डिबेट ही नहीं हो सकती। बिल्कुल स्टॉप साइन रेड है, इस पे क्या डिबेट करें? हम कहेंगे ग्रीन है तो इसको प्रूफ तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो लॉजिक की नहीं बनती। अगर हम इसको इस तरीके से करें, the fact that stop signs are red allows them to draw the attention of the drivers much more quickly than the other colors and helps to reduce ड्राइविंग एक्सीडेंट्स बाय 25%। आप ये फिर इस पे डिबेट कर सकते हैं, नहीं दूसरे कलर पे ड्राइवर का अटेंशन हासिल कर लेते हैं और वो इससे ज्यादा 35% हो सकता है वो कलर्स हेल्प करें कि रिड्यूस करने की कोशिश करें। आप कह सकते हैं कि ये कलर ज्यादा अटेंशन दिलाते हैं और बंदा एकदम क्या करता है, वो ब्रेक लगाता है और पीछे से गाड़ियां भी लगती हैं, तो इसकी वजह से ये कलर सूटेबल नहीं है, डिफरेंट कलर होना चाहिए जो आपको शॉक ना दे, ठीक है। तो वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा एक्सीडेंट्स। तो इस पे डिबेट हो सकती है, ऊपर वाले पे तो बिल्कुल डिबेट नहीं हो सकती। इफेक्टिव वे टू राइट थीसिस, तो मैं आपको सिंपल वे बताऊं कि आप अच्छे तरीके से थीसिस को कैसे लिख सकते हैं। तो अगर आप सिंपल तरीके से अगर ये स्टेटमेंट को यूज करें तो आप इसको अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? कि अगर आपको पास कोई स्टांस आए, कोई टॉपिक आए, तो आपको स्टांस लेना है तो सिंपल लैंग्वेज इनफॉर्मल में अगर आप अपने साथ अपने अंदर ये स्टांस इस तरीके से लें कि फॉर एग्जांपल what I want to say that unless the university administration enforces its strong anti-hazing policy, the well-being of many of its students athletes will be in danger। what I want to say जब यूज करेंगे तो आप एक फ्लो में आ जाए, आखिर में आप what I want to say इस दैट को खत्म कर, ठीक है। फिर ये लिख लें पूरी, unless the university administration enforces its strong anti-hazing policy वगैरह वगैरह, फिर फॉर्मल हो जाएगी। तो आप ये टेक्निक्स सिंपल में जब आप प्रैक्टिस करें तो कर सकते हैं। दूसरी बात इफेक्टिव के लिए ये है कि हमेशा मैंने कहा कि डिबेटेबल होनी चाहिए, तो कोशिश करें कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर में लिखें। ये नहीं कि लैंग्वेज को कॉम्प्लेक्स बनाएं, जैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होते हैं तो कॉम्प्लेक्स में लिखें। एक तो कंसाइज रहेगी, कोहेरेंट भी रहेगी, दूसरा डिबेटेबल बन जाएगी। कैसे? इस टॉपिक ये है फॉर एग्जांपल कि विल कोविड-19 ब्रिंग पेंडेमिक ब्रिंग एन एंड टू ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अब आपके पास तीन स्टांस हो सकते हैं, यस एंड ग्लोबलाइजेशन को खत्म करेगी। किसी ने कहा नहीं, खत्म नहीं करेगी। कुछ मिड वाले लोग होंगे, वो कहेंगे कि ग्लोबलाइजेशन को चैलेंजेस हैं बट ग्लोबलाइजेशन खत्म नहीं होगी, हम थ्रू इफेक्टिव मेजर्स चैलेंजेस को रिमूव कर सकते हैं। वो मिड वाले होंगे, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें आप कि यहाँ पे ये चीज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर काम आ जाएगा, ठीक है। जब आप आउटलाइन पढ़ेंगे तो हम एक और चीज पे पढ़ेंगे, नोट कर लेना, मुझे याद भी दिलाना अगर भूल जाऊं, काउंटर पर्सपेक्टिव पे रख सकते, ठीक है। तो वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसका रोल कितना है। अल्दो कोविड-19 ये इंट्रोडक्टरी रिमार्क का हम जिक्र करके आए तो अभी इसको नहीं जिक्र करेंगे। अल्दो कोविड-19 brings some challenges for globalization such as disruption in value chains, global value chains and resurgence of protectionism। मैंने क्या किया है कि सबऑर्डिनेट क्लास, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर में दो क्लासेस होते हैं, एक सबऑर्डिनेट एक इंडिपेंडेंट क्लास। मैंने अपोजिट व्यू बताया बट मेरा जो मेन स्टांस है वो मेन क्लास में होगा, ठीक है। ये गलत नहीं समझना कि मैंने दो स्टांस लिए, मैंने ये स्टांस अपोजिट व्यू वालों का लिया है। अब मेरा स्टांस मेन क्लास है, मेन क्लास कौन है? ये कामा के बाद है, जो ये टर्म यूज नहीं करते आज की मॉडर्न लैंग्वेज में, अवॉइड करते हैं, यूज कर सकते हैं वैसे। ग्लोबलाइजेशन विल बाउंस बैक बिकॉज इंटरडिपेंडेंस कोऑपरेशन डिजिटल कनेक्टिविटी विल नॉट कम टू स्टैंड स्टिल, ये मेरा ये स्टांस है, ठीक है।
तो इसमें जो सबऑर्डिनेट क्लास है वो मेरा तो स्टांस नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे क्या करनी है, स्पेस एंड टाइम अपने स्टांस को ज्यादा देना है। अब ये दूसरों का स्टांस है, ये अपोजिट व्यू है सबऑर्डिनेट में, ये मेन में मेरा व्यू है। अगर मैं इस पे 3 पैराग्राफ लिख रहा हूं तो अपने में 6 लिखूंगा। ये नहीं है कि इस पे 5 लिखूं, इस पे 5 लिखूं, तो मतलब मैंने अपने स्टांस को तो फोकियत दी नहीं। इस पे भी उतना ही टाइम स्पेंड किया, अपने पे भी इतना टाइम स्पेंड किया, इसको भी उतनी स्पेस दी, अपने को भी उतनी स्पेस दी पेपर में, तो ये तो नहीं बना। तो अपने स्टांस को ज्यादा टाइम दें, ज्यादा स्पेस दें, बिल्कुल डबल दें। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बात बताई, आउटलाइन ही होती है जिसपे आपकी थीसिस ही होती है, जिसपे आपकी पहले आउटलाइन खड़ी होती है और उसके बाद आपकी, ठीक है, सब वेरिएबल्स खड़े होते हैं, जो मैंने आपको पीछे तस्वीर भी दिखाई। वही आपके ऐसे का पूरा स्ट्रक्चर एक थीसिस स्टेटमेंट बता सकती है कि पहले कौन से पैराग्राफ मेन वेरिएबल के आगे, उसके बाद कौन सा वेरिएबल आएगा, और ये डिटरमाइन करता है वेटेज ऑफ द वेरिएबल्स। मैंने आपको बात बताया कि ये स्टांस सब ऑर्डिनेट क्लास में आ गया तो इसके पैराग्राफ्स कम होंगे, और ये मेन क्लास में आ गए तो इसके डबल होंगे या इससे ज्यादा होंगे। ठीक है, ठीक है, 3 है तो इसमें 5 कर दें, 3 है तो 6 कर दें, 3 है तो 7 कर दें, इस तरीके से 4 है तो 6 कर दें। तो इसी तरीके से वेटेज बता दिया हमने। ठीक है, अब दूसरी बात कि पहले कौन आएंगे, जाहिर सी बात है पहले हमने सबऑर्डिनेट का जिक्र किया है तो चैलेंजेस को जिक्र करेंगे, उसके बाद हम अपना स्टांस देंगे। आप कहेंगे कि पहले हमने दूसरों का स्टांस दिया, भाई आपने ज्यादा, वैसे भी तो टाइम एंड स्पेस अपने के लिए रखा है, या तो अपनी थीसिस को चेंज कर दें, सबऑर्डिनेट को पीछे कर दें। तो आपने बिल्कुल कोहिरेंस के साथ चलना है। मैंने पहले दिन से ही आपको ये कहता आ रहा हूँ, कोहिरेंस को बिल्कुल भी खराब नहीं करना। थीसिस, ये थीसिस से एस्पेक्ट निकलेंगे और एस्पेक्ट से सब एस्पेक्ट निकलेंगे। ठीक है, कितने होंगे वो आगे चल के हम एग्जांपल्स देखते हैं तो वो आ जाएगा। ये दूसरा एग्जांपल आप देखें, विल कोविड-19, ये वही एग्जांपल है, ब्रिंग एन एंड टू ग्लोबलाइजेशन। इसको हम थोड़ा डिटेल देखते हैं। सबऑर्डिनेट क्लास को देखें कि अल्दो कोविड-19 ब्रिंग्स, ये बींग्स नहीं है, ब्रिंग्स some challenges for globalization such as disruption in global value chains and resurgence of protectionism। yes, दूसरों का स्टांस, उसके बाद ये हमारा स्टांस है, मैंने पढ़ के पहले बताया। अब पहले हम चैलेंजेस टू ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे, उसके बाद ये हमारा स्टांस। अब जब हमने चैलेंजेस की बात की है तो उसके फैक्टर्स भी देने, जब हमने बाउंस बैक बात की तो उसके बाद हम आखिर में स्ट्रेटजीज भी देते हैं। ये तो इनका तो आउटलाइन में थीसिस में जिक्र नहीं है, बट ये ऑप्शनल, ये अब ये इम्प्लाइड है। ठीक है, ऑप्शनल नहीं बल्कि इम्प्लाइड है, या आपको प्रैक्टिस के थ्रू समझ में आ जाएंगी चीजें। तो हमारी मेन आउटलाइन इस तरीके से बन जाएगी। इंट्रोडक्शन, व्हाट आर चैलेंजेस दैट कोविड-19 ब्रिंग्स टू द ग्लोबलाइजेशन, ये जो सबऑर्डिनेट क्लास में था, डिफरेंट स्टार फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर अबव चैलेंजेस, इसको थोड़ा डिटेल में बयान करने के लिए। हाउ कोविड-19 विल सर्वाइव अमिड कोविड-19, हाउ ग्लोबलाइजेशन विल सर्वाइव अमिड कोविड-19, इसमें 6 देने हैं तो इसमें 3 देने, 3 है तो इसके फैक्टर्स भी 3 आएंगे। वेज टू इंश्योर दैट चैलेंजेस टू ग्लोबलाइजेशन भी रिमूव परमानेंटली, 3 दे दें यहाँ पे या 4 दे दें। ठीक है, तो कोई मसला नहीं। तो यहाँ पे देखें मैंने अपने ऐसे में आउटलाइन बनाई है, चैलेंजेस पहले दिए हैं, उसके बाद मैंने फैक्टर्स दिए हैं। ठीक है, उसके बाद कैसे ये करेगा, ठीक, उसके बाद इसके, तो मेरे यहाँ पे कम लिखें तो आप देखें कि क्या होगा, इसमें ज्यादा है। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है, will creation of new provinces solve existing problems or create new ones। मैंने थीसिस ली है कि ये जो क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस है माइट फोमेंट, अब वो व्हाट आई वांट टू से वाली अगर वो टेक्निक यूज करें तो व्हाट आई वांट टू से दैट although creation of new provinces might foment a few new problems, provinces नहीं problems। ठीक है, comma, it would solve most of the existing problems such as grievances, administrative issues, economic issues and political instability। ठीक है, हमारा स्टांस इसमें है, मेन स्टांस मेन क्लास में, ये सबऑर्डिनेट है। तो आप देखें कि न्यू प्रॉब्लम्स को पहले हम डिस्कस करेंगे, सॉल्व एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को हम बाद में करेंगे, जो हमारा स्टांस है। इसकी मेन आउटलाइन इस तरीके से बनेगी, प्रॉब्लम्स कौन से आएंगे क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस से, उसके बाद हम अपना देंगे कि ये कैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, और दूसरा ये कि थोड़ा आप डिफरेंट अपना भी दे सकते हैं कि क्या ये अपॉर्चुन टाइम है इस वक्त। ठीक है, और उसके हिसाब से स्टेप्स कौन से आज तक लिए गए हैं तो आप बयान करें और करते हैं।
तो ये देखिए कि मैंने यहाँ पे बयान किया है कि प्रॉब्लम्स कौन से हैं सर, फेस होंगे। 4 इनके पैराग्राफ्स लिखे, 1 2 3 4। और ये सॉल्व कैसे करेंगे एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को, आप देखें कि 2 पैराग्राफ्स, ये 2 2 6 8 9, मैंने 9 पैराग्राफ अपने स्टूडेंट्स को दिए। ठीक है, तो इस तरीके से भी चलता है। ये दूसरा ही है, क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस, होप्स एंड आइडियल। अब देखना आउटलाइन तकरीबन 70 to 80% सेम है, बट 20% डिफरेंट है। मोल्ड करना भी आपको आना चाहिए। ठीक है, although there are numerous hurdles in the way of new provinces, ये सबऑर्डिनेट क्लास है, तो ये हमारा स्टांस नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन्स विल होप न्यू प्रोविंसेस वुड सॉल्व। अब ये तो पूरे के पूरे पैराग्राफ सेम ही आएंगे, ठीक है, 9 के 9 सेम ही आएंगे। बाकी ऊपर वाले पैराग्राफ 4 हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम हर्डल्स को, उसके बाद होप्स को जिक्र करें। इंट्रोडक्शन, हर्डल्स के 3-4 पैराग्राफ्स, होप्स के वो 9 के 9 ही देखना, वही अपॉर्चुन वाली वही चीज, थोड़ा टॉपिक चेंज हुआ 20 to 25% इसमें, ये चीज सिर्फ डिफरेंट हुई है, बाकी हर चीज यहाँ से लेके यहाँ तक वो सेम है। अब ये थीसिस स्टेटमेंट आपने कहाँ से करनी है, ये एक बुक है, अच्छा बुक है, आप वहां से करें। मॉडल्स फॉर राइटर्स हैं, और भी बहुत सारे बुक्स हैं अच्छे, बट फॉरेन पब्लिकेशंस पढ़नी है, पाकिस्तानी पब्लिकेशंस को नहीं देखनी। तो आज के जो ऐसे खैबर पख्तूनख्वा वाला वो हम देखते हैं कि आप देखें कि इसमें इन्होंने मुश्किल करने के लिए इशू बेस्ड वाला नहीं दिया, आर्ग्यूमेंटेटिव दिया है। तो मैंने आपको यही कह रहा हूँ कि आर्ग्यूमेंटेटिव पे हमें फोकस लाजम करना है, एटलीस्ट इशू बेस्ड एंड आर्ग्यूमेंटेटिव, ताकि हमारी बचत हो जाए। पढ़ लेते हैं इसको। नथिंग इज सो नेसेसरी फॉर अ यंग मैन एज द कंपनी ऑफ इंटेलिजेंट वुमेन, इस पे बिल्कुल आर्ग्यूमेंटेटिव बहस होगा। द मोर यू sit in peace, the less you bleed in war, बिल्कुल आर्गुमेंटेड। मनी एंड सक्सेस डोंट चेंज पीपल, दे merely amplify what is already there। ठीक है, तो वही चीज है, तो इसमें आपको प्रॉब्लमेटिक कहीं पे भी नजर नहीं आएगा इशू बेस्ड। ठीक है, तो our scientific power has overrun our spiritual power, we have guided missiles and misguided me, argumentative। patriotism and nationalism are two sides of same coin, बिल्कुल आर्ग्यूमेंटेटिव। इशू बेस्ड तो है नहीं, तो आज ये मतलब मुश्किल है। ठीक है, तो अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में वगैरह। ये जो पैराग्राफ्स हमें हाउ मेनी, कितने लिखने चाहिए, तो एक ऐसे में तो 18 से 20 पैराग्राफ्स लिखें। ठीक है, अगर काजेज एंड इफेक्ट इररिलेवेंट है ऐसे में, नो नो, बिल्कुल आपको क्या जरूरत है फिर लिखने की, फिर तो आप इररिलेवेंट बन जाएंगे, आपको लिखना ही रिलेवेंट है। ठीक है, तो जिसका पहला लेक्चर है तो बाकी लेक्चर्स मैंने वो आपके साथ स्लाइड्स शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, बाकी रिकॉर्डिंग्स तो मैंने रजिस्टर स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर लेता हूँ अगर उनके साथ इशू हो तो, नेटवर्क, वरना वो कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो ये मैं इसकी रिकॉर्डिंग और इसकी स्लाइड्स तो सबके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो बिल्कुल, तो अगर कोई और कोई क्वेश्चन है तो आप चैट में लिखते जाएं, तब तक मैं पढ़ के आपको आंसर करता है। सर, वी अटेम्प्ट फिलोसॉफिकल टॉपिक्स एज मेनी टीचर रिकमेंड टू रिफ्रेन फ्रॉम क्योंकि वो बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव बन जाते हैं। ठीक है, तो उनको प्रूव करने के लिए आपको फिर यहाँ तो आपको शौक हो, यहाँ तो आपको बड़ी कमांड हो। इसी वजह से इशू बेस्ड में क्या होता है, मेन वेरिएबल आपके खराब नहीं होते, क्योंकि उसमें काजेस आते हैं, इफेक्ट आते हैं। इशू में ग्लोबलाइजेशन या सोशल मीडिया, तो इसमें क्या आएगा, तो ज्यादातर वही चीजें आएगी। ठीक है, तो इसीलिए आप इस पे फोकस करें। आर्गुमेंट टॉपिक कैसे करते हैं, जाहिर सी बात है, उसमें हम बाकी जो हमारी डेटा है कंपेयर एंड कंट्रास्ट, उनके उनसे हेल्प लेते हैं, डिफरेंट जो पैराग्राफ्स के एग्जांपल लेके आते हैं। ठीक है, जैसे एजुकेशन रेजेस द इंटेलेक्चुअल टोन ऑफ द सोसाइटी या इंटेलेक्चुअल टोन ऑफ द सिटीजन। कैसे, अब ये तो प्रूव करने वाली पॉइंट ही नहीं, आप कह सकते हैं सर जो एजुकेटेड होते हैं वो भी उनका भी जो शऊर लाशऊर होते हैं। ठीक है, तो ये तो लाजिम नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, एग्जाम्पल देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मैंने कहा कि इमोशनल टच दूंगा, आप में से रिलेटिव्स का
एग्जाम्पल दे दूंगा, देखो आपका बड़ा भाई पढ़ा लिखा है, देखो वो जो आपको पसंद नहीं हुआ तो वो उसका एग्जाम्पल दे दूंगा, देखो वो अनपढ़ है तभी इस वजह से लाश हो रही है। तो मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स भी दे देंगे, ठीक है। वो इसीलिए अल्दो या दाव से यूज करते हैं क्योंकि वो डिबेटेबल हो जाती है, और बिल्कुल अगर आप इस पे एक बार आ जाएं तो आपको बिल्कुल आसान लगती है, पहले इसको पे मुश्किल लगती है, ठीक है, फिर आसान लगती है। तो हमें वर्ड्स से ज्यादा 3-4 लाइंस तक रखें, ज्यादा थीसिस स्टेटमेंट को ना बढ़ाएं और सिंगल स्टेटमेंट रखें जी। बुक तो मैं सजेस्ट आपको कल इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में कर दूंगा, या मैं उनकी कॉपियां जो हैं वो पीडीएफ फाइल्स में ग्रुप CSVN में शेयर कर लेता हूँ। लेटर ESS की मैंने इस वजह से अवॉइड की क्योंकि उसमें मेन वेरिएबल्स की गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो पूरे वेरिएबल आपको ही बनाने होते हैं। जो प्रॉब्लमेटिक होते हैं उनमें से वेरिएबल बने होते हैं इशू के, जाहिर सी बात है काजेज होंगे, इशू के जाहिर सी बात है कोई असरात होंगे, इफेक्ट्स होंगे, और जाहिर सी बात है इशू है तो उसको हल करने के लिए सॉल्यूशन होंगे। तो मतलब मेन वेरिएबल पे तो आपकी गलती नहीं होती, ठीक है। तो आपकी गलती कहाँ होती है, सब वेरिएबल पे। तो मतलब वहां पे अगर इररिलेवेंट एक पैराग्राफ हो गया तो बचत हो सकती है। आर्ग्यूमेंटेटिव में तो अगर आप एक मेन वेरिएबल जिसमें अंदर आपने 5 पैराग्राफ लिखने, मेन वेरिएबल इररिलेवेंट बन गया तो फिर तो आपकी बात उधर ही है, आउटलाइन में ही आपकी बात चली जाती है, ठीक है। तो वो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज करेंगे, आपको अंदाजा हो ही जाएगा, ठीक है। आप पहले वो मेन इससे पे ना जाए, एक एक पैराग्राफ को सिर्फ सीखने पे फोकस करें, ठीक है। प्रेसी के लिए मैंने डेमो में कुछ बताई हुई हैं चीज़ें, तो आप उस पर करें, और कुछ दिन इंतज़ार भी करें जब हम प्रेसी का क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके पहले क्लास में उसका पूरा डिटेल प्लान भी शेयर करेंगे, और बाकी डेमो की लिंक मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। तो वो वहाँ पे मैंने चैनल पे भी CSS A to A एस्पायरेशन टू अचीवमेंट पे भी रख ली है। तो इंट्रोडक्शन की जो लेंथ होनी चाहिए, मैं यहाँ पहले लेक्चर वो भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, आपके लोगों के साथ शेयर किया हुआ था डेमो। तो उसमें 150 तक मैंने कहा है कि लिख लें, आम बारी का पैराग्राफ 80 प्लस लिख लें 120 तक, और जो हमारा कंक्लूजन है वो 30 ऑन एंड ऑफ, मतलब था 130 प्लस एंड माइनस लिख लें, ठीक है। तो इन चीज़ों पे करें। तो ये चीज़ें, अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, वरना मीटिंग को बर्खास्त करेंगे। बाकी जो रजिस्टर स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए 30 मिनट का गैप है। आप क्या करेंगे, एजुकेशन नोट कर लें, बाकी भले सब नोट कर लें, ठीक है। वो सेशन सिर्फ उनके लिए, क्योंकि एवेल्युएशन हर एक की मैं कर नहीं सकूंगा, मजबूरी है। तो एजुकेशन, डेमोक्रेसी, ठीक है, जेंडर, सोशल मीडिया, ठीक है, इन 4 टॉपिक्स पे मुझे आपने क्या करनी है, थीसिस बना के देनी है, ठीक है। या ये है कि आप ऐसा करें कि जो मैं आपके साथ ये अभी स्लाइड शेयर कर लेता हूँ, जिन एक क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस वाले 2 मैंने आपके साथ वो शेयर किए हैं अभी रिसेंट, वो एग्जांपल्स, ठीक है, एक वो और एक ग्लोबलाइजेशन वाला। इन 3 पे मुझे आप आउटलाइन बनाएं आधे घंटे के अंदर। हम फिर मिलते हैं 9:40 पे, बल्कि 9:45 पे, आधे घंटे के लिए। उसके बाद हमारा सेशन ऑफ हो जाएगा। जो बाकी सब वाले कर लें, ठीक है। दो क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस वाला वुड सॉल्व एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस होप्स एंड हर्डल, एंड will globalization bring a, will COVID-19 bring an end to the globalization। इन तीनों पे आपने क्या करना है, अभी थीसिस बनानी है। हम 9:45 पे फिर मिलते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज, ठीक है। तो अभी क्लास को एंड करते हैं, बाकी लोग भी बना लें, वो मुझे इन पर्सन फिर यहाँ तो चेक करवा लें, तो मैं उनको भी बता दूंगा, तो वो परेशान ना हो। मैं नंबर चैट में शेयर कर लेता हूँ अपना, और मुझे व्हाट्सएप पे कर लेना, ठीक है। तो मैंने नंबर आपके साथ शेयर कर लिया, आप जो बाकी हैं, ठीक है, वो आप मुझसे शेयर कर लेना। बाकी अगर कोई और पार्टिसिपेंट वह आना चाहे, मैं लिंक शेयर कर लेता हूँ, बट सिर्फ चेकिंग जो है मैं उनकी कर सकूंगा, जो सेशन वाली,
ठीक है, बाकी आप एज अ सीखना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।